Up, I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the most important series on YouTube for JKAS 2022 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई को। ठीक है, उसमें आपको जो है सिलेबस में एक कंपोनेंट दिया होता है जिसको बोलते हैं हम आई आर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या क्या पढ़ना है, कितना वास्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से आते हैं, न्यूज़ में क्या रहा है रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आपको समझना है। बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन कौन से टॉपिक्स न्यूज़ में थे, वो इम्पॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम के लिए। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा वो वाली चीज़ें जो न्यूज़ में थी और उसके साथ स्टैटिक पोर्शन भी हम कवर करेंगे। डिटेल्ड सेशन होगा, जितने भी लेक्चर्स आ जाएंगे, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 8 आ जाए, 10 जितने भी लेक्चर्स, आई वुड से कि ऑलमोस्ट मैं कवर करूंगा 10 से 12 लेक्चर्स में सारा इंटरनेशनल रिलेशन, जिससे आपको कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम 8 क्वेश्चंस आप ठीक करोगे एग्ज़ाम में। जब 8 क्वेश्चंस ठीक होते मतलब आपके 16 मार्क्स आ जाते हैं प्री एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम वही चीज़ें देखेंगे जो कि न्यूज़ में आई हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करेंगे, न्यूज़ को समझेंगे, जो फैक्चुअल होगा प्री के रिलेटेड उसी पे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा। ठीक है, फिर जब आपका प्री पास होगा फिर मेंस को किस एंगल से इस चीज़ को समझना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो ये बात, दूसरा आपको मेंस में भी ये है, तीसरा आपको इंटरव्यू में भी ज़्यादातर पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ही रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, सो दैट आपको एक अच्छी खासी महारत आ जाए इंटरनेशनल रिलेशंस में। बच्चे इस चीज़ को स्किप करते हैं पूरी ज़िंदगी, या पूरा मैं बोलूँगा 2-3 साल बच्चे सिर्फ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ के जाते हैं, वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होता है। एग्जाम को समझो, एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशंस पूछा जाता है, एग्जाम में साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आज ट्रेंडिंग में है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट ज़्यादातर आज जो है पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट इन 3-4 सब्जेक्ट से कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन आते हैं इन 4 कंपोनेंट से। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपको 8 से 10 जो है क्वेश्चंस मिलेंगे करंट के फॉर्मेट में भी, और दूसरा स्टैटिक के फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज मी मीर वहीद एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कॉलेज एजुकेशन। इसके अलावा WS Academy ने VLW का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अभी तक अगर आपने कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, कोर्स बाय नहीं किया, तो आप कोर्स को बाय कर सकते हो। फुल फ्लेज कोर्स आपको देखने को मिलेगा WS Academy डाउनलोड करने। ये प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, फ़ोन में रख सकते हो, फिर कोर्स बाय करने के बाद सारे लेक्चर्स आपको इसी में आ जाएंगे रिलेटेड टू VLW। चलो हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चन बनता है सर करंट अफेयर्स कैसे, किस एंगल से हम करंट पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का, जो कि न्यूज़ में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सिलेबस को टच कर रहा है वही हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स में से हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स इन न्यूज़ 2 मार्क्स पूछा जाता है। एग्रीमेंट, कन्वेंशंस एंड डील्स 2 मार्क्स का पूछा जाता है। कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स एंड समिट्स 2 मार्क्स का पूछा जाता है। इंटरनेशनल एंड बायलेटरल रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल इंडिया USA रिलेशनशिप, इंडिया जापान रिलेशनशिप, इंडिया रशिया रिलेशनशिप, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप, सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंडिया UAE रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल प्लेस जो न्यूज़ में है ये हम कवर करने वाले हैं। मतलब आप ये समझो कि हम ऑलमोस्ट, मैंने आपको पहले बोला 12 से 15 लेक्चर्स में मैं इसको फिनिश करूँगा। अगर आपने ये सीरीज़ अच्छे से देखी, ठीक है, कंप्लीट डेली बेसिस पे फॉलो किया, तो ये समझो कि आपके 8 के 8 मार्क्स उठ जाएंगे आराम से। आपको बाकी कंपोनेंट्स पे मेहनत, फजूल वाली मेहनत नहीं करनी जो ऑलरेडी आपने 100 बार पढ़ा है। ठीक है,
2021 से लेकर 2022 तक जितना भी आपको अभी तक न्यूज़ में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो सिलेबस को टच करता है, वही हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस पहले पढ़ा भी है, बट यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस पे स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर जो न्यूज़ में होता है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स इन न्यूज़। देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो आप पढ़ते हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ब्रिक्स आप पढ़ते हो, सार्क के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, ये सारा कुछ आप पढ़ते हो, बट जो न्यूज़ में है उसी चीज़ों को हम टच यहाँ पर करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा, यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है, और उस वार के बेसिस पे एक रीज़न ये बताया जाता है कि वाई रशिया आर इन्वेडिंग, क्या बोलते हैं इसको, यूक्रेन। इसके पीछे एक काज ये भी बताया जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूक्रेन चाहता है कि वो मेंबर बनना चाहता है इस नेटो का, जो कि रशिया को अच्छा नहीं लग रहा है। रशिया नहीं चाहता है जो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो किसके, नेटो के मेंबर बने। अब क्वेश्चन उठता है, सर क्यों रशिया नहीं चाहता है? क्योंकि नेटो एक क्या है, ये मिलिट्री अलायंस है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ एन अलायंस, मिलिट्री अलायंस है ये। फॉर एग्जांपल, अगर इस नेटो में 10 मेंबर्स हैं, तो सपोज मेंबर ए, मेंबर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, तो सपोज यूक्रेन भी इनका मेंबर है, ये हो गया यूक्रेन भी मेंबर है। तो यहाँ से यूक्रेन किसके साथ बॉर्डर बनाता है? आप बोलोगे सर रशिया के साथ बॉर्डर बनाता है। अच्छा सर, इतना ठीक है, यूक्रेन रशिया के साथ बॉर्डर बनाता है, मतलब बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते ही हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया चाइना में हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो अगर रशिया को बॉर्डर डिस्प्यूट्स है यूक्रेन के साथ, ठीक है, कुछ भी लड़ाई होती है यूक्रेन के साथ, ठीक है, कभी जो है कंट्रोवर्सी उठती है दो कंट्रीज के बीच में, तो दैट मीन्स अगर रशिया फिर इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, ठीक है, किसके अगेंस्ट? यूक्रेन के अगेंस्ट, तो दैट मीन्स ये, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ यूक्रेन के ऊपर ही इसने अटैक नहीं किया, इसने क्या किया, अटैक पूरे नेटो के ऊपर। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर है तो मतलब ये है कि पूरा प्रेशर किसके पे आ जाएगा, नेटो के, इसके रशिया के ऊपर आएगा, पूरी सभी नेटो मेंबर कंट्रीज, और डिफेंड करना होगा यूक्रेन को। यूक्रेन को डिफेंड कहाँ से मिलेगा? यूक्रेन को बाकी नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसको मिलिट्री के तौर पे भी मदद करेंगे, अपने आर्मी भी भेजेंगे, वेपन्स भी भेजेंगे, मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा कंट्री को, ठीक है। बट रशिया नहीं चाहता जो इसके नेबर्स हैं वो इसका नेटो का मेंबर बने, इसलिए रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में कितना देखने को मिलता है। ऑयल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, ठीक है, वीट की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था वीट का इंडिया का, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो थी यूक्रेन और इसके साथ रशिया के साथ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ठीक है, आफ्टर इम्पैक्ट्स हम देखेंगे, जो ही वार ओवर हो जाएगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा, तो हम आफ्टर इम्पैक्ट्स को देखेंगे, जो कि आम लोगों को भी फिर बेयर करना पड़ता है, जीडीपी भी इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो आपका न्यूज़ का बैकग्राउंड आपको समझ आया होगा, न्यूज़ क्या थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है फिर नेटो। सॉरी, नेटो क्या है? नेटो इज ए मिलिट्री अलायंस, नॉट ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये अलायंस है, मतलब मिलिटरीली कंट्रीज मिलती है। established by the North Atlantic Treaty, also called as Washington Treaty। इसको इस्टेब्लिश किया गया है एक ट्रीटी के द्वारा जिसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और इसी ट्रीटी को नाम दिया जाता है वाशिंगटन ट्रीटी। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक नेटो वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज? आपको बोलना है वाशिंगटन ट्रीटी या यू कैन से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी of April 1949 by United States, Britain, Canada and several Western European countries। किन कंट्रीज ने बनाया है नेटो को? कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है? आपको बोलना है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन भी इसके साथ है, ब्रिटेन का मतलब यूके, कनाडा भी है, और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है इस ट्रीटी का? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल 5 क्या बोल रहा है? स्टेट्स दैट इफ वन मेंबर ऑफ द अलायंस इज अटैक्ड in Europe or North America, it is to be considered an attack on all members। ये कहा जाता है आर्टिकल 5, जो मैंने अभी आपको बोला न्यूज़ मैंने आपको समझा इशू क्या था। बोला जाता है अगर एक मेंबर कंट्री को क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं होगा, ये पूरे नेटो के ऊपर अटैक होगा, सभी मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक होगा,
ठीक है। इट नाउ हैज़ 30 मेंबर्स एट प्रेजेंट, इसके 30 मेंबर्स इंक्लूडिंग 3 बाल्टिक कंट्रीज ऑफ, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज ऑफ एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया एंड लुथेनिया, ऑल शेयरिंग बॉर्डर विथ रशिया। ये सभी कंट्री जो हैं ये बॉर्डर किसके साथ करते हैं, रशिया के साथ बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन सा, एस्टोनिया, लातविया और लुथेनिया, और ये सभी तीनें जो हैं, तीनों के तीन क्या, ये रशिया के साथ बॉर्डर बनाते हैं। बट अभी जो यूक्रेन है ये भी रशिया के साथ बॉर्डर बनाता है, बट यूक्रेन भी चाहता था कि मैं जो है नाटो का मेंबर बनूं, बट जो रशिया नहीं चाहता था, ठीक है। उसके बाद एंड हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड बुल्गारिया, ये जो है ये सभी मेंबर कंट्रीज हैं किसके, आपको बोलना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना 30 के 30 मेंबर्स को याद नहीं रखना है, बट इतना आप याद रखो जो है 30 मेंबर्स इसके हैं। और इंपॉर्टेंट कंट्रीज का अगर याद रखोगे, यूएसए, ब्रिटेन का आपको याद रखना है। ऑल मेंबर्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत लेड वार्सो पैक्ट, ये सभी मेंबर्स क्या है, जो सोवियत यूनियन जो था, उस वार्सो पैक्ट जो हुआ था उसके मेंबर्स थे पहले, बट अभी ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ये नाटो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपको बोलना ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आपको प्री के परस्पेक्टिव से क्या क्या याद रखना है, नाटो जो है ये क्या है, आपको बोलना मिलिट्री अलायंस, ठीक है। इसको क्या नाम दिया जाता है, वाशिंगटन ट्रीटी भी याद रख सकते हो, स्टैब्लिश किया गया। कौन कौन से मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स। आर्टिकल 5 इसका क्या बोल रहा है, ये मैंने आपको बताया। अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है, मतलब ये सभी नाटो के मेंबर्स के ऊपर अटैक हो देखने को मिलता है। उसके बाद जो है 30 मेंबर्स हैं इसके, और 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं जो कि यूरेशिया के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ये 3 भी नाटो के मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बोलना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो न्यूज आपको समझना, अगर इशू समझ आ रहा है ना तो आप न्यूज ऑटोमेटिकली याद रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। ये आप यहां पर देख सकते हो करंट नाटो मेंबर्स, यहां पर आप देखो करंट नाटो जो ब्लू कलर से दिया हुआ, ये सभी जो है करंट नाटो मेंबर्स हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो, ये अलग से मैप दिया हुआ है, यहां से आप यहां पर देख सकते हो, ये कलर जो है ये ब्लू, ये सभी नाटो मेंबर्स हैं, ठीक है। और प्रोमिस्ड इनविटेशंस, ये रेड कलर जो है यहाँ पर इनविटेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इनको इनवाइट किया गया है, ये याद रखना है। 30 के 30 मेंबर कंट्रीज का नाम याद नहीं रखना, इतना याद हो क्या इंडिया नाटो का मेंबर है या नहीं। आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है क्या सर इंडिया नाटो का मेंबर है या नहीं। गेस करो इंडिया नाटो का मेंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंडिया नाटो का मेंबर है या नहीं है। तो अगर मैं इसका आंसर यहाँ पर ही बताऊंगा फिर मज़ा नहीं आएगा, जब आप खुद भी सर्च करोगे नेट पे और फिर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपको भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या था न्यूज़ के अंदर, दूसरा था न्यूज़ के अंदर वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस दैट वाज साइंड ऑन 5 May 1992 बाय 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। देखो नेटो के साथ ही रिलेटेड है, मतलब जैसे नेटो चल रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर जो है जिसको बोला जाता है CSTO, देखो नेटो, NATO, नेटो, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये क्या है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूएसए लेड है, याद रखना ये यूएसए लेड है, कौन, नेटो, लेकिन ये रशिया लेड है, यहाँ पर आपको याद रखना है। जो पोस्ट सोवियत स्टेट जो है, मतलब जो कि सोवियत यूनियन आपको पता है जब डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसके बाद बनाया गया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डेफिनेटली रशिया लेड है, तो हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया में ही आपको देखने को मिलेगा। मेंबर्स, करंट मेंबर्स आर आर्मेनिया, बेलारूस, ठीक है, कजाकिस्तान, बेलारूस भी जो है, ठीक है, सॉरी बेलारूस जो है ये भी अभी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, द रशियन फेडरेशन एंड तजाकिस्तान, ये इसके मेंबर्स हैं। ये जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी का नाम आपको याद है क्योंकि ये बहुत कम मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, क्यों ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लाई गई है, टू स्ट्रेंथन पीस, इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी, ठीक है। पीस को मतलब पीस की यहाँ पर बात की जा रही है, और इंटरनेशनल पीस और रीजनल सिक्योरिटी, जो इनका रीजन है,
रशिया हो, आर्मीनिया हो, उस रीजन में पीस हो, उस रीजन की सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। इसलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाएगा आपको कलेक्टिव ट्रीटी नेटो का अपोजिट आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप बोल सकते हैं सिमिलरिटी किस में देखने को मिलती है, आपको बोलना है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये भी मिलिट्री अलायंस है, वो भी मिलिट्री अलायंस है। ये नेटो जो है ये रशिया लेड, ये यूएसए लेड है, और सीएसटीओ जो है ये है रशियन लेड। ये याद आपको रखना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इंडिया जब ये यूक्रेन और रशिया का वार हुआ, कुछ दिनों के बाद वहां पर कुछ वोटिंग हुई है जिसमें इंडिया ने अब्सटेन किया है, ठीक है, उसने अपना स्टैंड जो लिया वो आपको सबको पता होगा, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। कौन सा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बट अभी जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आ जाएंगे हम। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन, डेफिनेटली आपको पता है ये यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और उसमें से एक ऑर्गन जो है वो है आईसीजे, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपको याद रखना है। तो ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, लेकिन कौन सा ऑर्गन, जुडिशियल ऑर्गन, जुडिशरी का पार्ट है। फॉर्मेशन कब हुई है, 1945 में। कोर्ट में इंटरटेन 2 टाइप्स ऑफ केसेस। यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 टाइप्स ऑफ केसेस को इंटरटेन किया जाता है। एक है कॉन्टेंशियस केसेस, दूसरा है एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स। याद रखना 2 केसेस मैंने 2 टाइप्स ऑफ, एक है कॉन्टेंशियस केसेस, लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स सबमिटेड टू इट। अगर 2 कंट्रीज के बीच में क्या होता है, कोई भी लीगल डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूंगा, अगर कोई भी डिस्प्यूट है इनके बीच में, ये कहां पर लेकर जा सकते हैं उस डिस्प्यूट को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ये बोल सकते हैं कि रशिया और इंडिया और यूएसए के बीच में कोई ये है कोई डिस्प्यूट है, तो इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स, रिक्वेस्ट्स फॉर एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड टू इट बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सी प्रोसीडिंग्स है जिनको बोले एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। रिक्वेस्ट्स फॉर एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस, जो रेफर कौन करता है, जो रेफर टू इट, जो इसको कौन रेफर करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कौन रेफर करता है, आपको बोलना है लीगल क्वेश्चंस जो इसको रेफर करता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन जो है वो इसको रेफर करता है, और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती है। तो ऐसे 2 केसेस को जो है इंटरटेन किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। नो जुरिसडिक्शन टू डील विद एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स, एनजीओज और प्राइवेट ग्रुप। कोई भी प्राइवेट ग्रुप है, कोई भी एनजीओ है या कोई भी इंडिविजुअल है, वो केस लेकर जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों इंटरटेन नहीं किया जाएगा, द रीजन बीइंग दैट ये इसके जुरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है, किसके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब क्वेश्चन है कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर, आपको बोलना है आईसीजे का हेडक्वार्टर जो है वो है हूग, नीदरलैंड्स में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर, हमें समझ में आ गया। क्या इंडिया आईसीजे का फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, यस सर, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईसीजे। ये आप याद रखोगे, हेडक्वार्टर आप याद रखोगे, और प्रिंसिपल ऑर्गन ये आप याद रखोगे, ठीक है। क्या एक इंडिविजुअल जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, कोई भी नो जुरिसडिक्शन टू डील विद एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ना एनजीओ से और ना प्राइवेट ग्रुप से, ये आपको याद रखना। तो यहां से इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 परमानेंट मेंबर जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है, और जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स वो इंपॉर्टेंट बनता है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से थे, अभी तक जो है इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन लेटेस्ट आया है जो नेक्स्ट जो है शिफ्ट जो रहेगा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का, उसमें 2-2 साल के लिए रहता है। इंडिया जो है 2 साल के लिए था, इसमें अभी है जो है नॉन परमानेंट मेंबर। तो याद रखना है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट आपको याद रखना और 10 नॉन परमानेंट याद रखना है। तो 5 परमानेंट आपको पता ही है, रशिया है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, ठीक है, ये सभी आपको पता होगा, चाइना है। तो ये 5 के 5 नाम आपको याद रखना है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। याद रखना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जुरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। अब ये इसके अंदर क्या क्या आता है, ये कौन कौन से केसेस को देखता है, क्या क्या इसके जुरिसडिक्शन में आता है, आपको बोलना है इंटरनेशनल, ठीक है, टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स
फॉर इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जीनोसाइड, अगर जीनोसाइड देखने को मिलेगा, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स अगर होते हैं, वार क्राइम्स हैं या क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन हो या जीनोसाइड है या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो या वार क्राइम्स हो, ये सारे किसके अंदर लिया जाता है, आपको बोलना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ठीक है। इट हैज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर नेशंस दैट आर पार्टी टू रोम स्टैट्यूट और हैव एक्सेप्टेड द कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। इसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होती है उन नेशंस के ऊपर जो नेशन रोम स्टैट्यूट जो है उसके पास, ठीक है, उसके मेंबर्स हैं या उसकी पार्टी हैं। जो रोम स्टैट्यूट के अंदर जितने भी नेशंस आते हैं उन नेशंस के ऊपर इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का भी क्या रहता है, ज्यूरिसडिक्शन रहता है। ये बात समझ में आ रही है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूएन, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट है किससे, यूएन से। ये एक अलग एक जुडिशियल बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, आपको बोलना है नीदरलैंड्स हूग में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया जो है ये इसका मेंबर नहीं है, ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर इंडिया नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इंडिया मेंबर है, हेडक्वार्टर दोनों का सेम है। ये यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन नहीं है, ये एक अलग ऑर्गन है। कौन, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो क्रिमिनल केसेस को देखता है। जीनोसाइड अगर हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स हैं या वॉर क्राइम्स हैं या एग्रेशन है, उनके ऊपर ये जो है देखता है, ठीक है, उन केसेस को देखता है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, याद रखना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फाउंडेड इन 1899, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड एट हूग द नीदरलैंड्स। देखो, कोर्ट कोर्ट कोर्ट, यहां पर भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यहां पर भी कोर्ट की बात करेंगे जो इंटरनेशनल कोर्ट, और ऊपर भी आपने एक कोर्ट पहना था, ठीक है, 3 कोर्ट आपने पहने थे। तो 3 कोर्टों में याद रखना आपका हेडक्वार्टर तीनों का एक जगह पर है। कहां पर, आपको बोलना है नीदरलैंड, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स। हू का नाम याद रखना है, ठीक है, हो का नाम याद रखना है, हो का नाम याद रखना है। ये हो गया क्लियर? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया, ईजी हो गया आपके लिए, क्योंकि हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकेशन। It provides a forum for resolution of international disputes through arbitration and other peaceful means। ये भी क्या करता है, ये एक फोरम प्रोवाइड करता है जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड। बात समझ में आ रही है? किसके जरिए से? थ्रू आर्बिट्रेशन और पीसफुल मीन्स के जरिए से उन केसेस को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को ये देखता है और उन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है थ्रू आर्बिट्रेशन और बाकी पीसफुल तरीकों से। द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ये ऑर्गेनाइजेशन पीसीए, ये प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन नहीं है जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की कोई एजेंसी नहीं है, बट हैज ऑब्जर्वर स्टेट्स इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। द रूलिंग ऑफ पीसीए आर बाइंडिंग बट द ट्रिब्यूनल हैज नो पावर्स फॉर इन्फोर्समेंट। इसकी जो रूलिंग्स होती हैं किसकी, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो बाइंडिंग रहती है, ठीक है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है इसका पावर नहीं है कि ये इन्फोर्स करें। जो भी ये बताएगा वो बाइंडिंग रहती है। जो भी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट, फिर ये जो भी बताएगा वो क्या रहता है, वो रहता है बाइंडिंग, ठीक है, नेशंस के ऊपर। लेकिन ये क्या कर सकता है, ये इन्फोर्स नहीं कर सकता है, ये इसके पास वो पावर नहीं कि इन्फोर्स लागू करेगा उनके ऊपर, बट हाँ उनके ऊपर बाइंडिंग है। इंडिया इज ए पार्टी टू इट, इंडिया इसका पार्टी है। मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, आईसीजे और पीसीए, इंडिया दोनों का मेंबर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप, OSCE जिसको बोला जाता है, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद ऑब्जर्वर स्टेट्स एट द यूनाइटेड नेशंस। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो होती है आपको बोलना है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप में, और इसका ऑब्जर्वर स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके 57 मेंबर्स हैं इन द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। इसके 57 मेंबर्स हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। नॉर्थ अमेरिका को मिलाकर यूरोप और एशिया को मिलाकर टोटल इसके 57 मेंबर्स हैं। इट्स जेनेसिस लाइज इन द कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप। इसके जो जेनेसिस हैं, इसका जो फॉर्मेशन हो, उसका जो ऑरिजिन जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप, विच ड्यूरिंग द कोल्ड वार
served as an international multilateral forum for dialogue and negotiation between East and West। जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो भी डायलॉग या नेगोशिएशंस होते थे ईस्ट और वेस्ट के बीच में, जो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड जो था, ठीक है, इनके बीच में जो भी नेगोशिएशंस होते थे इसके थ्रू होता था। इन 1994 CSCE was renamed as OSCE। इसको नाम क्या दिया गया था आपको बोलना, इसी को नाम दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर नहीं। आपको पता होना चाहिए जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे इंडिया के रिलेटेड आपको उसको देखना है, क्या इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको बोलना है वियना ऑस्ट्रिया में, आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब नेटो पे भी क्वेश्चन और ये वाले ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार लगा लो। ओपेक के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आज भी पूछा जाएगा। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में, आपको याद रखना है। यूनिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज, यहाँ पर पेट्रोलियम पॉलिसीज बताई जा रही है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज के बीच जो भी पेट्रोलियम पॉलिसीज है उसके रिलेटेड है यहाँ। इन ऑर्डर टू अचीव जस्ट एंड स्टेबल प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, जो भी कंट्रीज पेट्रोलियम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, अब वो प्राइस को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं, वो बातचीत करते हैं, वो सामने आते हैं, फिर प्राइस को फिक्स करते हैं। ये नहीं कि एक कंट्री एक प्राइस रखेगा, दूसरी कंट्री दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा, चौथा। तो ये क्या करते हैं? ये सामने आते हैं, ये मेंबर कंट्रीज यूनिफाई हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बाद एक जस्ट और स्टेबल प्राइस को सेटअप करते हैं पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, पेट्रोलियम के रिलेटेड। ओपेक हैज ए टोटल ऑफ 13 मेंबर कंट्रीज, 13 के 13 मेंबर कंट्रीज का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल, ठीक है, रिपब्लिक, अंगोला एंड वेनेजुला, ठीक है। जो कांगो, ये सारे आपको याद रखना है जो जो इंपॉर्टेंट है। 13 के 13 आपको पता नहीं चाहिए। क्या इंडिया ओपेक का मेंबर है? न्यूज़ में तो ओपेक बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया इज नॉट ए पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ही ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी पब्लिकेशन है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, याद रखना। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पढ़ता, अगर वो कोई भी पब्लिकेशन को रिलीज करता है तो आपको पता होना चाहिए उसके रिलेटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है आपको बोलना है, एक रिपोर्ट को रिलीज करती है, एक पब्लिकेशन को रिलीज करती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑयल और आउटलुक, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। उसके बाद ठीक है, ये यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। आज 7 हो गए ऑलमोस्ट, हमें सारे कंपोनेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स का मतलब जो जो मैंने आपको ऊपर कंटेंट्स में दिखाया उन सभी चीज़ों को हम उठा लेंगे, उन सभी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल तरीके से समझाएंगे सो दैट आपको फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप मेंस में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो और फिर इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डेली बेसिस पे आपको रुकना पड़ेगा। यूट्यूब पे वेट आप करोगे, डेली बेस पे आपको ये आ जाएगा। इसको कंटिन्यूअसली देखोगे, 2-3 बार वॉच करके आपके जहन में ये आ जाएगा, 2-3 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते, उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ोगे, एक भी टॉपिक नहीं पढ़ोगे बाहर से। मैं फिर से रिपीट करूँ, एक भी टॉपिक होता ना नहीं पढ़ोगे, जो आना होगा इसी में से आ जाएगा आपका। इंटरनेशनल रिलेशन से 8 से 10 क्वेश्चंस। इस साल तो ज़्यादा ही कुछ न्यूज़ में चल रहे थे, कुछ क्राइसिस चल रही थी, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं IR से। तो IR से 12 का मतलब आपके 24 क्वेश्चंस, 10 का मतलब 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, सॉरी 12 क्वेश्चंस का मतलब 24 मार्क्स। 24 मार्क्स मतलब आपको खुद पता है कि एक एक मार्क्स में क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा बोलो यस सर हमें अच्छा लगा, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो WS Academy यूट्यूब चैनल को। फुल कोर्स देखने के लिए आप WS Academy से केस का कोर्स लेना होगा, आपको मटेरियल डाउनलोड करना होगा, VLW का लेना होगा, आप ले सकते हो। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा क्या इंडिया नेटो का मेंबर है, आप कमेंट सेक्शन में सभी कमेंट लिखोगे यस सर इंडिया मेंबर है या नहीं है, सभी लिखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।